नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। जस हिंदी के इस खास लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। शनिवार 25 मई को 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 889 उम्मीदवारों और इनमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं, 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं। इनकी किस्मत का फैसला जनता करने वाली है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार हरियाणा में है 223 और सबसे कम उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में है 20 उम्मीदवार हैं। दिल्ली और खास करके हरियाणा में इस छठे चरण के मतदान में किसका डंका बजने वाला है, किसका ढोल फटने वाला है, यही समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रेट टॉक के जरिए। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के जो कि दिल्ली और हरियाणा खास करके इन दोनों प्रदेशों में किसका जो पलड़ा भारी है या फिर कौन से मुद्दे जो जनता के बीच खास करके चुनाव के वक्त में ज़्यादा हावी देखे जा रहे हैं। आइए इन सवालों पर नज़र डालते हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ये सवाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल है कि क्या हरियाणा दिल्ली में बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती है, जो कि चुनौती विपक्ष के अलायंस की तरफ से मिल रही है। क्या दिल्ली और हरियाणा में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है? कुछ विशेषज्ञ इस तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। कुछ ने कहा है कि बीजेपी को नुकसान नहीं होने वाला है। दिल्ली हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इस अलायंस को जनता का कितना साथ मिल रहा है? दोनों प्रदेशों में क्या महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की जो मांगे हैं, इन मुद्दों का कोई असर देखने को मिल रहा है? और सबसे बड़ी बात, हरियाणा में अग्निवीर योजना जिसे लेकर कांग्रेस लगातार प्रचार कर रही है कि वो जब सत्ता में आएगी तो अग्निवीर योजना को बंद कर देगी, रद्द कर देगी। इस योजना के खिलाफ कैंपेनिंग का कितना असर, क्या बीजेपी को इससे हरियाणा में नुकसान पहुंचता दिख रहा है? क्या हरियाणा में सीएम बदलने के बावजूद बीजेपी को जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं होती नजर आ रही है? इसकी आशंका क्यों जताई जा रही है? हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी और बीजेपी की प्रवक्ता हैं सत्यव्रत शास्त्री जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सत्यव्रत जी हमारे साथ महेंद्रगढ़ नारनौल से जुड़े हुए हैं, जहां पर पीएम मोदी ने रैली की है और हरियाणा के उम्मीदवार जो वहां से हैं उनके लिए वोट की अपील की है। सत्यव्रत जी, मैं समझना चाहती हूँ कि क्या हरियाणा एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाकर करनाल से उम्मीदवार चुना गया, लेकिन लगातार कांग्रेस का ये दावा है कि सीटों पर जो है सबसे ज्यादा नुकसान किसी प्रदेश में है तो वो हरियाणा से होने वाला है? सत्यव्रत जी। नेहा जी, ये केवल कल्पनाओं के आधार पर है। मैं वर्तमान परिस्थिति पर कहना चाहूंगा कि चुनावी दौर में 3 फैक्टर हैं: लीडर, सपोर्टर और वोटर। लीडर को चिंता है मैं जीतूंगा या हारूंगा, सपोर्टर को चिंता है कि मैं अपने लीडर को दूंगा, उसको नहीं दिलवाऊंगा। लेकिन वोटर बिल्कुल क्लियर है, वोटर सीधा मोदी जी से जुड़ा हुआ है और वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। आज की यदि मैं ताजा बात करूं तो महेंद्रगढ़ के पाली गांव में स्थित ये रैली स्थल के ऊपर जितनी संख्या अंदर थी उससे 2 से 3 गुना संख्या बाहर थी और वो ड्रोन से लोगों ने उसके वीडियो जो बनाए हैं। 4 किलोमीटर रैली स्थल से उत्तर और दक्षिण की जो 148 नेशनल हाईवे था उसके एक साइड जन सैलाब उसके ऊपर दिखाई देता है आप। तो ये एक कहा जा सकता है कि हरियाणा में जो आशंकाएं की हैं वो केवल कल्पनाएं हैं और नेताओं की अपनी अपनी एक सोच के आधार पर बयान जारी करते हैं। लेकिन हरियाणा का वोटर, तमाम वोटर एक बात स्पष्ट कर चुका है कि उसे हमें केवल और केवल मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में कमल के फूल के ऊपर बटन दबाकर उसको तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए जो योग्यता उम्मीदवार उसके लिए चाहिए था वो उनको देगी जी। यानी उम्मीदवार पर फोकस ना होकर प्रधानमंत्री के चयन पर ज्यादा फोकस है, ये बीजेपी का दावा है कि मतदाता कम से कम यही सोच रहा है हरियाणा का। दूसरी बात जी, जो आपने चैलेंजिंग बताए, अग्निवीर योजना
कांग्रेस कहती है हम बंद कर देंगे। कांग्रेस के तीनों चारों मुद्दे, उन्होंने राम मंदिर को बंद करने के लिए चैलेंज किया, उन्होंने धारा 370 को दोबारा से लागू करने की वादा किया, अग्निवीर के बारे में वादा किया। अग्निवीर के बारे में मैं बता दूं आपको कि एक महीने पहले देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान स्पष्ट आ गया कि सेना जिस प्रकार का हमें कोई सुझाव चाहेगी देगी तो सरकार उसको मानने के लिए तैयार है। इसलिए वो कोई विषय नहीं होता हमारे लिए। सेना की और जो चीजें अनुभव के आधार पर आती है, सरकार उसके मानने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है, मानेगी। लेकिन जो राम मंदिर को ताला लगाने की बात है, धारा 370 को दोबारा से लागू करने की बात है, इस पर जनता अपना मत देने वाली है और उस मत के आधार पर सोचेंगे कि कांग्रेस को अपनी नीति में, नेता में और नियति में कुछ चेंज करने की आवश्यकता है कि नहीं है। ठीक है, लगता है कि इनके नेताओं का जो धरातल से जुड़ाव कट गया, आम व्यक्ति क्या चाहता है वो आवाज केंद्र तक इनके पास नहीं पहुंचती। ठीक है, उसी का है जी। कल हमारे 1 मिनट के पूरी करके, कल हमारे यहाँ राहुल गांधी जी की भी रैली थी इसी लोकसभा क्षेत्र में। जो प्रत्याशी जिसकी टिकट कटी और जो प्रत्याशी आज है, राहुल गांधी जी के सामने में मैं तू एक दूसरे को उंगलियां दिखा रहे थे, एक दूसरे से बहस कर रहे थे और राहुल जी दोनों को सुन रहे थे। ऐसी जो स्थिति है तो आप विचार कीजिए कि कांग्रेस कहां खड़ी होगी, कांग्रेस के लोग कहां, उनको फील्ड के अंदर वोट सपोर्टर नहीं मिल रहे, एजेंट नहीं मिल रहे उन लोगों को। जी बिल्कुल, सत्यव्रत जी का कहना है कि मुद्दों की तो छोड़ दी, कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में फूट है, जिसका जनता फैसला पहले ही कर चुकी है कि प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी, किस तरह से आप बीजेपी के दावों पर अपनी बात रखेंगे? कांग्रेस ये दावा कर रही है कि यहाँ की 10 की 10 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की झोली में, या फिर आम आदमी पार्टी के साथ जो अलायंस है 1 सीट का, उनकी झोली में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये पूरा दावा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार हरियाणा से चुनकर जनता भेजने वाली है, बनाने वाली है। नेहा जी, आपको, वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी को, भाई सतपथ शास्त्री को, जस्ट टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भाजपा के चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी है, चाहे छोटा छोटा कार्यकर्ता है, बेशर्मी से, धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। झूठ पर ही उनका प्रचार टिका है, तो उसकी मतलब है उनकी हर बात ही झूठ है, उनका हर दावा झूठा है और मनगढ़ंत है। अब शास्त्री जी ने दावा कर दिया, आलोक भदौरिया जी भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। कांग्रेस ने कब कहा है हम राम मंदिर पर ताला लगाएंगे? किसी ने कहा है आज तक? कांग्रेस ने कब कहा है हम धारा 370 को वापस लाएंगे? पर झूठ बोल रहे हैं। जो चीज कही गई है उस पर चर्चा नहीं करेंगे, पर जो नहीं कही गई उसके लिए जनता को ठगते हैं। अब प्रधानमंत्री की सुन लीजिए, प्रधानमंत्री कितना बड़ा झूठा व्यक्ति है। कल ही कह रहे थे उत्तर प्रदेश में कि भाई कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो तुम्हारे घरों की चाबियां छीन लेंगे, तुम्हारे घरों की चाबियां छीनकर अपने वोट बैंक अर्थात मुस्लिमों को तुम्हारे घर दे देंगे। कभी कहते हैं तुम्हारी भैंस खोलकर मुस्लिमों को दे देंगे, कभी कहते हैं महिलाओं को तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये क्या प्रधानमंत्री की भाषा है क्या? यह प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार है क्या? डरा हुआ, घबराया हुआ एक ऐसा व्यक्ति अनर्गल बातें कर रहा है और हार के डर से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ये सबके सामने है। इन्होंने रैलियों की बात की, मैं अपनी बात नहीं कहता, कैमरे के सामने बातें हैं। भदौरिया जी बैठे हैं, आप भी बैठी हैं, हमारी कल की रैली देख लेना अपने कैमरों से, और प्रधानमंत्री जी की आज की रैली देख लेना उसी जगह की, उसी क्षेत्र की, आपको पता चल जाएगा कौन है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और जिस ये महेंद्रगढ़ क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक है महेंद्रगढ़, एक है भिवानी। दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग है। ये महेंद्रगढ़ से भी हार रहे हैं, जिले से जहां 4 सीटें हैं, और 5 विधानसभा की सीटें भिवानी से, वहां भी हार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें एजेंट नहीं मिल रहे। मुझे तो आश्चर्य होता है, जिस दल को लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे, ऑन कैमरा जिनका विरोध हो रहा है, वो दल दावा कर रहा है कि भाई उस दल को उम्मीदवार एजेंट पोलिंग नहीं मिल रहे, जिसका चुनाव जनता लड़ रही है। हरियाणा के अंदर जनता बनाम मोदी का है। ये किसान प्रदेश प्रभावित और सेना बाहुल प्रदेश है। सेना भी नाराज है, किसान भी नाराज है।
ये जिस अग्निवीर योजना की बात कर रहे हैं, चलो हमारे रक्षा मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से ये तो स्वीकार कर लिया कि अग्निवीर योजना बगैर सेना की मर्जी से थोपी हुई योजना थी, जो इन्होंने थोपी है। और वो जनरल रावणे जो उस समय, शायद उनका निवाणी या रावणे क्या नाम था, मुझे माफ करना, मुझे सही नाम उनका याद नहीं आ रहा, निवाणे ऐसा कुछ नाम है, जो उस समय स्थल सेना अध्यक्ष थे, जिनके कार्यकाल में योजना बनी थी। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि हमें तो पूछा भी नहीं गया, हम स्तब्ध रह गए। अब हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान, हरियाणा की महिलाएं जी व्यवहार किया। चलेंगे आलोक भदौरिया जी के पास और उनसे समझेंगे कि दिल्ली और हरियाणा इन दोनों जगहों पर उनका आकलन क्या कहता है। हालांकि कुछ तकनीकी समस्या की वजह से विद्रोही जी की बात हम अधूरी रह गई थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात संक्षेप में पूरी करें, फिर मैं आलोक सर से अपने सवाल का उत्तर लेने की कोशिश करूंगी। विद्रोही जी, मैं कह रहा था नेहा जी, जब देश का प्रधानमंत्री अपने स्तर से गिरकर ऐसी बातें करें जो कहीं है ही नहीं, मनगढ़ंत बातें करें। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। मैं आज प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके गुजरात में आपका वीडियो मौजूद है, 17 जाति मुस्लिमों की गुजरात के अंदर है, आप 12 साल मुख्यमंत्री रहे। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर 23 मुस्लिम जातियां पिछड़े वर्ग में आरक्षण ले रही हैं। आपका राज है 7-8 साल से, क्या कर लिया आपने? आपका पिछले 20 सालों से गुजरात में, नहीं बिहार में राज है, वहां 23 मुस्लिम जातियां आरक्षण ले रही हैं। आपका मध्य प्रदेश में 20 साल से राज है, वहां 26 मुस्लिम जातियां आरक्षण ले रही हैं। तो प्रधानमंत्री, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरह असत्य बोलेगा, देश को गुमराह करेगा, इसका मतलब क्या है कि उनके पास मुद्दा नहीं है, उनके पास एजेंडा नहीं है। और हार की हताशा में वो ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं जिन बातों का कोई जनाधार नहीं है। हरियाणा के अंदर किसान भी, मैं खत्म कर रहा हूं, हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान, हरियाणा का युवा, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा का पिछड़ा वर्ग, हरियाणा का दलित वर्ग, हरियाणा का व्यापारी, हरियाणा का कर्मचारी, सभी इनसे दुखी है, इनसे रोष में है और भाजपा को 10 की 10 सीटों पर हराने वाले। 10 की 10 सीटों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, वो भी हार रहे करनाल की सीट। लास्ट बात कह देता हूं, इनकी 2 सीटें थी जिनको ये गुमान मानते थे कि हमें तो वाकआउट मिल गया, मनोहर लाल खट्टर जी की करनाल और गुड़गांव की राव साहब की, राव इंद्रजीत। ये कहते थे भाई ये तो वाकआउट मिल गया, पर जमीनी धरातल की वास्तविकता ये है कि अगर राव इंद्रजीत सिंह जी और आदरणीय खट्टर जी भी अपनी सीट हार जाए तो आपको आश्चर्य नहीं करना। आलोक सर से सवाल लेना चाहूंगी। आलोक सर, जो दावा यहाँ पर बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से पेश किया गया है, खास करके हरियाणा को लेकर, इन दावों पर आपकी क्या समीक्षा, आपका क्या आकलन या टिप्पणी करना चाहते हैं? उसके बाद मैं थोड़ा सा दिल्ली की तरफ भी आपसे समझना चाहूंगी कि वहां पर आपका क्या आकलन कहता है। आलोक सर। धन्यवाद नेहा जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी वो लीड करती है जो एजेंडा सेट करती है। अभी तक 2014 हो या 2019 हो, भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा सेट किया था और सारा विपक्ष उसी एजेंडे के इर्द गिर्द और उनके जवाब देने में मशगूल रहा, इसलिए उसको उतनी विजय नहीं हासिल कर पाया। लेकिन 2024 में आते आते स्थिति बदल गई और स्पेशली 22 जनवरी तक जो ऐसा लग रहा था या 25 जनवरी तक जो ऐसा लग रहा था कि एक एजेंडा सेट कर दिया गया है, लेकिन आगे फिर ये पता चला कि वो एजेंडा जो 22 जनवरी को सेट किया गया था वो सेट नहीं हो पाया, वो एक उल्टा पड़ा। आज भी एक ऐसा है कि शंकराचार्यों को ना बुलाना राम जन्मभूमि राम मंदिर में, ये बहुत लोगों को गले नहीं उतरा। जो सहिष्णु लोग थे उनके भी गले नहीं उतरा। हार्डकोर की तो बात छोड़ दीजिए, उनको तो खैर सारी बातें उनके गले उतरती हैं, वो तो हर पार्टी का अपना एक हार्डकोर वोटर होता है, तो उस वोटर के नजरिए से तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन एक आम चुनाव में वो बढ़त हासिल करता है जो जिसके पास में फ्लोटिंग वोटर्स, इस देश में फ्लोटिंग वोटर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। और फ्लोटिंग वोटर जिस तरफ चला जाता है आमतौर पे वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी की 2014 और 19 में आगे बढ़ने की वजह यही थी कि जो फ्लोटिंग वोटर था, जो मुंडेर में बैठा जो वोटर था, वो उनके वादों से, उनके नारों से, उनके सपने से प्रभावित हुआ था और वो उनकी तरफ आ गया। लेकिन एक
जमीन आसमान का फर्क ये हो गया कि 2014 में जो 18 साल का था अब वो हो गया है 28 साल का। जी जो 20 साल का था वो हो गया है 30 और 32 साल का हो गया। और इस दौरान इतने पेपर लीक, नौकरी ना मिलना, एमएसएमई का मतलब वो जो छोटे और मझोले उद्योगों का खत्म होना, हाशिए पे चले जाना, आर्थिक स्थिति बदहाल होना, कृषि में किसान की आय दुगना ना होना, ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिन्होंने जो ग्रामीण जो रूरल स्ट्रेस था, जो ग्रामीण असंतोष है, उसको जी उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसकी एक बड़ी पहचान ये भी होती है कि आप अगर कितना भी प्रचार करें कि आपकी बीएमडब्ल्यू आगे बिक रही है, आपकी महंगी गाड़ियां और ज्यादा बिक रही हैं, जी उसका कोई असर नहीं पड़ता आपके सामाजिक जीवन में, आपके जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, कि अगर उसकी बढ़ोतरी की असली पहचान होती है कि आपके दो पहिया वाहन कितने बिके। तो दो पहिया वाहन के बिकने के मामले में इस समय अच्छी स्थितियां नहीं है। और छोटे और मझोले उद्योगों की जो आर्थिक स्थिति है वो तो आपको मालूम है, नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी के बाद से ये टूट गई है। जी तीसरा जो एक सबसे बड़ा फैक्टर जो एक अग्निवीर का था वो भी काफी प्रमुखता के साथ में रहा। आज भी भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में एक ये बड़ी सेना की नौकरी बड़े सम्मान के साथ मानी जाती है। उसमें पेंशन से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं भी आदमी को जिंदगी भर मिलती है और बड़ा सम्मान क्षेत्र में भी। और मैं इसमें एक फैक्टर और जोड़ना चाहूंगा, हरियाणा के नजरिए से भी शादी ब्याह में भी बड़ी आसानी हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो सारी चीजें जो 4 साल वाली जो आ गई ना, तो इससे वास्तव में थोड़ा सा एक मुंह भंग हुआ और जो सपने दिखाई ना वो भी नहीं चल पाए। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ जैसे इस बार जो एजेंडा जो सेट किया गया, मैं पूरा आपके मूल प्रश्न पे आता हूं मैं, जो जी एजेंडा सेट करने का काम इस समय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने किया है और भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देने में लगी हुई है। और मेरा मानना है कि जो भी जवाब देने में मशगूल रहता है, इसका मतलब कि उसकी जो पकड़ होती है वो उतनी मजबूत नहीं हो पा रही है। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब की मैं बात सुन रहा था, तो उसमें उनके एक बात से मैं उनकी सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी साहब जो भी मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता में चिपक नहीं पा रहे हैं, वो अपनी गहरी छाप छोड़ नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी मुद्दा ये रहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को घर घर तक पहुंचा दिया और जी उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो जो जाहिर सी बात है, ये जो नैरेटिव है, जो अवधारणा के खेल में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है और उतनी दमदारी के साथ में नहीं हो पा रही है। अब अगर आप हरियाणा में अगर आप सीटों के हिसाब से अगर आप बात करना चाहें, तो सीटों के हिसाब से तो मेरे को ऐसा लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस और अगर गठबंधन की बात करें आम आदमी पार्टी के, तो कांग्रेस कम से कम 4 सीटों पर बड़ी मजबूती के साथ में लड़ रही है। और मैं कभी सीटों की भविष्यवाणी नहीं करना चाहूंगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा, क्योंकि ये देश और लोकतंत्र की खूबसूरती ऐसी होती है कि सरकारें भी एक वोट से ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसी में सीटों की भविष्यवाणी नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा जैसे सिरसा है, रोहतक है, हिसार है, यहाँ पे कड़ी चुनौती कांग्रेस दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें, अगर आम आदमी पार्टी जहां पर है, तो आम आदमी पार्टी का 20 दिन पहले जितनी जो एडवांटेजेस पोजीशन थी, अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी बदल के पहुंचे हैं नवीन साहब, तो वो भी एक मुख्य मुकाबले में आते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं भविष्यवाणी फिर नहीं करूंगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके भी नहीं कहूंगा। बिल्कुल। और जहां तक दिल्ली की मैं बात करना चाहूंगा, दिल्ली में भी जो एक नैरेटिव है, जो आपका जो मूल सवाल था, वो ये था कि जब केजरीवाल साहब जब वहां पे उनको जमानत मिली थी, तो एक बड़ी सहानुभूति की लहर उनके पास में थी। लेकिन उस लहर का अब वो कितना इस्तेमाल कर पाते हैं, अगर ये विधानसभा चुनाव होता तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त बढ़त मिलती, लेकिन लोकसभा चुनाव में थोड़े से आंकड़े अलग हो जाते हैं। उनका जो मजबूत टर्फ है केजरीवाल साहब का, जैसे बहुत बेहतर शिक्षा, बहुत बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं, और भी कई जगह जैसे रिश्वत नहीं होना, नागरिक सुविधाओं की जो इन्होंने लाइन लगा दी थी, आसानी सहूलियत पैदा कर दी थी, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में वो उतनी प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली में मैं कहूंगा कि कम से कम 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बहुत मजबूती के साथ में लड़ रहा है। अगर कोई उलटफेर हो जाए तो इस बात से, इस आशंका से, संभावना से
इनकार नहीं। तो सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। दिल्ली और हरियाणा में, दिल्ली में उनके क्या दावे हैं ये भी टटोलने की कोशिश करेंगे, और हरियाणा में जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है और कांग्रेस की तरफ से जो ये दावे किए गए हैं कि करनाल की सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर उनका क्या जवाब है। ताल्लुक से समझना चाहूँगी कि दिल्ली और हरियाणा, इन दोनों ही जगहों पर लोकसभा चुनाव के लिए आपको समानांतर क्या चीज़ें लग रही हैं? क्या बीजेपी को इन दोनों प्रदेशों में नुकसान पहुंच रहा है? आप इस आरोप को या फिर इस आशंका को, जो कि विपक्ष इस पर दावे पेश कर रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? आपके इस सवाल का आधा जवाब तो ये है कि नुकसान तो हो रहा है, कड़ी चुनौती है, और वो नुकसान में अगर बदल जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे जो मामला है वो भारतीय राजनीति के हिसाब से ज्यादा चिंताजनक है कि इस बार जो डिस्कोर्स हो रहा है, बातचीत का स्तर जो है, पहली बार इतना नीचे गिरा है, आज तक कभी इतना नीचे नहीं गिरा। और ये बात भी सही है, गलत बयानी इस बार खूब हो रही है, भरपूर हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है कि उससे भारतीय राजनीति का और या जो लोकतंत्र के यशस्वी और प्रभावी होने पर थोड़ा सा शक भी पैदा हो जाता है कि हम इस स्तर पे बातचीत क्यों की जा रही है। क्या आपके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या आप मुद्दों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं? दोनों जगह यही हो रहा है। अब वहां पर अगर यही हो रहा है कि जैसे एक दूसरे को विक्टिम कार्ड जरूर खेल रहे हैं, दोनों लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी भी विक्टिम कार्ड खेल रही है कि अगर हम नहीं हुए तो आप खत्म हो जाएंगे। ये भी एक गलत चीज है। कोई अपना नैरेटिव बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि हम 100 दिन में क्या, हम ये करेंगे, हम 3 महीने में ये करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। मैं इसमें एक एंगल और मुझे ऐसा जो लगता है, जो कारोबार की भाषा में और कॉर्पोरेट की भाषा में है, उस चीज को भी समझना पड़ेगा जी। पहला गृह मंत्री साहब का ये कहना कि 4 जून को शेयर मार्केट और ज्यादा ऊपर उछलेगा, तो मैं इसी बात को लेकर के आता हूँ। अभी आज की तारीख में आपका जो FII है वो पैसा काफी निकाल रहा है मार्केट से, और लेकिन उसी तरफ आपका घरेलू निवेशक भी उसमें पैसा लगा रहा है। तीसरा इसमें एंगल है कि एलन मस्क का आने का प्रोग्राम आखिरी समय में स्थगित करना और ये कहना कि मैं बाद में आऊं, तो अब कॉर्पोरेट की भाषा को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट के कुछ कहने का एक अंदाज भी होता है। और अगर प्रधानमंत्री साहब अगर ये कहते हैं कि टेम्पो में भर भर करके अगर पैसे जाते हैं, तो मेरा मानना ये है, और ये एक आम एक नागरिक की ये भी अपेक्षा होगी कि अगर आपके पास में जानकारी है तो रिश्वत तो देने वाला भी तो अपराधी होता है ना, कानून तो उसके खिलाफ भी काम करता है। अगर आपके पास सूचना है कि टेम्पो से भर के जा रहा है तो आपको ED तुरंत भेज देनी चाहिए, CBI तुरंत लगा देनी चाहिए, इधर भी जहाँ से चला और उधर भी जहाँ पहुंचा। तो ये मेरा मानना है। तो इस तरीके से जो गलत बयानी है और जो मुद्दे हैं, मुद्दे आप नहीं कर पा रहे हैं। और चुनाव हमेशा, मैं फिर कहूंगा, आखिरी बात में ये कहूंगा, हमेशा भावनात्मक मुद्दों पे चुनाव जीता जाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है और लोग उस तथ्य भूल जाते हैं, इसीलिए विक्टिम कार्ड खेला जाता है। आपने कहा था कि लोग विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं, वो इसीलिए खेला जाता है। जैसे अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, फिर आना, मनीष सिसोदिया का जेल में रहना, संजय सिंह का जाना, जमानत पे होना, हेमंत सोरेन साहब का जाना, तो ये सब चीजें एक आप बताती हैं कि आप जो एक नैरेटिव है, अब जो बहुत स्वस्थ तो नहीं है। मैं आपके कांग्रेस के प्रवक्ता की बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी चीजों पर एक जो वजन होता है ना, जो इकबाल होता है, वो इकबाल में थोड़ा सा दरार जरूर आई है। चाहे आप अजीत पवार का अगर आप मुद्दा उठा लें, किसी का भी मुद्दा उठा लें, पश्चिम बंगाल का उठा लें, हेमंत शर्मा उठा लें, जिसके खिलाफ आप आरोप लगाते हैं और फिर अगर वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ये एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जो बड़ी लड़ाई का जो संकल्प लेके आप उतरे थे, उस पर थोड़ा सा एक शक पैदा करता है। और इससे भी ज्यादा सबसे बड़ी चीज है, अगर आप याद करें कि 2014 में एक SIT बनाई गई थी काले धन को लेते हुए, उस SIT का हुआ क्या, ये भी बहुत दिलचस्प होगा इसके बारे में जानना। लेकिन अब ये भी नहीं पता होता है कि उसकी कितनी बैठकें हुई, क्या कार्रवाई हुई और क्या नतीजा निकला। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, एक ऐसे सवाल हैं जो स्वस्थ लोकतंत्र में जिसका जवाब दिया जाना एक स्वस्थ लोकतंत्र की आपने बात कही, इसलिए जाते जाते एक सवाल जरूर मैं आपसे समझना चाहूंगी। इस बीच दर्शकों को बता दूं कि बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं अभी हमारे साथ नहीं है, वो सीमित समय के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। आलोक सर, चुनाव आयोग 5 चरण का मतदान संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस, निर्देश, कड़े निर्देश बीजेपी को, कांग्रेस को जाता है कि आप धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता को फैलाए ना,
स्टार प्रचारकों को कड़ी हिदायत दी गई है, वहीं अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस को हिदायत दी गई। आखिर क्या वजह हो गई कि 7 चरण के मतदान में 5 चरण का मतदान संपन्न हो जाने के बाद चुनाव आयोग इस तरह के कड़े निर्देश जारी करता है 2 प्रमुख राष्ट्रीय दलों को? देखिए, हमको अगर चुनाव आयोग की अगर आपको कार्यप्रणाली भी समझनी पड़ेगी। क्या वजह है कि जब भारतीय जनता पार्टी जब 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने पूरे देश भर का लोकसभा चुनाव 20 दिन में कर दिया। आखिर क्या वजह है कि आपने इसको 43 दिन पे ले गए? आखिर क्या वजह है कि 2019 से भी आपने 4 दिन ज्यादा बढ़ा दिए? दूसरे और तीसरे फेज में आपने 10 दिन से ज्यादा का गैप क्यों डाला? तो ये सारी चीजें चुनाव आयोग को भी अपनी एक प्रतिष्ठा, उसकी भी एक थोड़ी सी एक दांव पे लगी है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। और मेरा एक मानना ये है कि आप किसी पार्टी को, पहली बार किसी पार्टी को नोटिस दिया गया है, अगर किसी ने हेट स्पीच दी है, किसी ने अगर ऐसा कोई बयान दिया है, तो उस कैंडिडेट को या उस जो प्रचार करने वाले स्टार प्रचारक को क्यों नहीं सीधे नोटिस दिया जा रहा है? इसकी क्या वजह है? क्या किसी को आप बचाने के लिए कर रहे हैं कि आप पार्टी की तरफ मोड़ रहे हैं? उस व्यक्ति को क्यों नहीं जिसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, चाहे वो बांसवाड़ा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अग्निवीर का हो, चाहे कोई भी मामला हो, मेरा मानना है कि जिसने बोला नोटिस उसको दिया जाना चाहिए। ये कोई फौजदारी की लड़ाई थोड़ी है, ये तो चुनाव आयोग का है और चुनाव को संपन्न कराना उसका जिम्मेदारी है और अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखना उसकी जिम्मेदारी है, जिस पर अभी सवालिया निशान तो लग रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि समय समाप्त हो गया है, लेकिन एक बात ज़रूर अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी, जोड़ना चाहूँगी कि 2024 के ये जो लोकसभा चुनाव है भारत के, उसमें एक ज़रूर बात ये याद रखी जाएगी कि चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि उसके पास कोई लीगल मैंडेट नहीं है जो मतदान हुआ है उसको सार्वजनिक करने का। तो ये भी एक बहुत अहम जानकारी है दर्शकों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर करके बताया है कि वो लीगली बाध्य नहीं है वो डेटा सार्वजनिक करने को लेकर, जो कि जनता चाहती है कि ये डेटा सार्वजनिक हो। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आप बताएं कि आपने क्यों जो है मतदान के जो संख्या है उसको सार्वजनिक नहीं किया है, फीसद में आपने जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही का भी, वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी का भी और बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी का भी। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपको स्ट्रेट टॉक से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी है तो आप हमें अपना ईमेल भेज सकते हैं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।